लॉकडाउन लंबा खींचने से इकोनॉमी को लेकर चिंताएं बढ़ी। आईएमएफ के मुताबिक 2020 में 4.5% तक गिर सकती है भारत की जीडीपी। हालांकि 2021 में 6% ग्रोथ का जताया अनुमान। शानदार रिकवरी के बाद हरे निशान में लौटा बाजार। निफ्टी 120 अंकों के सुधार के साथ 10,300 के पार। सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी 21,500 के करीब। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपको करना क्या है, कहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे और साथ ही बाजार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वायदा बाजार में इस वक्त और कहां पर हलचल हो रही है। तो वायदा बाजार की बात करें तो नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट जारी है और 120 रुपए के नीचे फिसल गया है भाव। एमसीएक्स जिंक 162 रुपए के ऊपर है और करीब 0.25% की तेजी के साथ इस वक्त एमसीएक्स पर जिंक में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा चना वायदा की बात करें तो यहां पर भी मामूली बढ़त दिख रही है और 4225 के करीब है वायदा में भाव ट्रेड हो रहा है, करीब 0.5% की मजबूती के साथ। और इसके अलावा ग्वारगम का भाव 5,450 रुपए तक फिसल चुका है, करीब 0.25% की गिरावट ग्वारगम में भी दिख रही है। तो आज यहां दबाव है। और इसके अलावा कोरिएंडर में 6,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, करीब 1% की मजबूती दिख रही है। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे तिलहन की कि ऑयल सीड में आगे का आउटलुक क्या है। सोयाबीन में, मस्टर्ड में, सोया तेल में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब खरीफ सोयाबीन की बुआई शुरू हो रही है और जो शुरुआती रुझान है बुआई को लेकर वो अच्छे दिख रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि इस बार बुआई अच्छी होगी क्योंकि आईएमडी ने अच्छा मानसून होने का अनुमान जताया है। तो ऐसे में क्या प्राइस आउटलुक है, डिमांड सप्लाई के हालात आगे क्या होंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे सबसे पहले। और हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के, और साथ ही बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सी के। तो ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए दो बड़े संगठन के ईडी हमारे साथ आज जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल डीएन पाठक साहब आपसे होगा, क्योंकि आप सोपा के ईडी हैं जो कि सोयाबीन के मुद्दे पर यहाँ पर एक्टिव है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या शुरुआती रिपोर्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बारिश भी अच्छी होने की बात आ रही है। क्या रिपोर्ट्स है आपके पास सोयाबीन को लेकर? मध्य प्रदेश में करीब 50 से 55% सेल हो चुकी है, ऐसा हमारा अनुमान है। और बारिश की आपने सही बोला कि अनुमान बहुत अच्छा है, तो किसान बिल्कुल तैयार बैठा है कि अगली बारिश हो और जैसे ही मॉइस्चर लेवल सही हो तुरंत हो जाएगी बुआई। और बुआई का एरिया भी बढ़ने की उम्मीद है मध्य प्रदेश में, करीब 10%। महाराष्ट्र में बुआई अभी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि वहां पहले बारिश हुई तो पहले ज्यादा सीड बो दिया। वहां पे थोड़ी सीड की कंप्लेंट आ रही है जर्मिनेशन की, जिसके सरकार देख रही है, लेकिन वो उस एरिया में हर जगह ऐसा नहीं है। तो 70% करीब 60-70% बुआई वहां हो चुकी है महाराष्ट्र में, 50-55% मध्य प्रदेश में हो चुकी है। राजस्थान में बुआई बहुत कम हुई है, 20-30% हुई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है 3 बड़े स्टेट का। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बुआई बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पाठक जी जो पहले इस बात की आशंका दिख रही थी कि टिड्डियों का हमला भी होगा और हालांकि बहुत हद तक काबू भी पाया गया, तो क्या अब टिड्डियों का कोई खतरा नहीं रहा है क्रॉप के ऊपर? इसको लेकर क्या जानकारी है? ये टिड्डियों का खतरा आपको फिलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि किसानों को अच्छी एडवाइस दे दी गई है ऑलरेडी। जो टिड्डियों का लार्वा जो किसान जो टिड्डियां छोड़ गए जिस एरिया में, उसको पेस्टिसाइड से मार दिया जाए और लार्वा मर जाएगा तो टिड्डियों का खतरा नहीं रहेगा। अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टिड्डी का कोई मेजर बड़ा खतरा सोयाबीन की क्रॉप पर नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कोई बड़ा खतरा सोयाबीन की क्रॉप पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये एक पार्ट हुआ बुआई के फ्रंट पर। अब दूसरा पार्ट है पॉलिसी के फ्रंट पर कि हो क्या रहा है सरकार के लेवल पर। इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ मेहता जी हैं। मेहता जी,
क्या चल रहा है अभी गवर्नमेंट के अंदर सोयाबीन ऑयल के इंपोर्ट को लेकर और तमाम पॉलिसी को लेकर ऑयल सीड से जुड़े हुए? पहले तो एक बता दूं कि जो ये अपना इंपोर्ट ड्यूटी का जो मैटर है वो अभी भी डिस्कशन स्टेज पे है। गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले सकती है, पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हुआ है कि मस्टर्ड की जो एमएसपी के ऊपर चल रहा है, तो एक वो भी मुद्दा था कि मस्टर्ड का किसान को सही दाम मिलना चाहिए। आज खुशी की बात है कि मस्टर्ड के दाम है एमएसपी काफी ऊपर है, तो मस्टर्ड फार्मर रहती है। और सोयाबीन के भी फार्मर अगर एमएसपी के सामने देखे तो नियरली एमएसपी के साथ में चल रहा है, तो दोनों कंफर्ट लेवल पे है किसान। तो इसके लिए और जहां तक ड्यूटी की बात है, मेरे ख्याल से अभी भी मिनिस्ट्री में डिस्कशन कीजिए, कभी कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। और खासतौर पे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पे कोई डिसीजन जल्दी आ जाएगा, जिसमें सारी सावधानियां है कि भाई कैसे हो ऑयल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जहां तक इम्पोर्ट का सवाल है, नॉर्मली हमारा जो इम्पोर्ट लास्ट ईयर का था 150 लाख टन था, ये साल लगता है कि कम से 20 लाख टन कम होगा और 130 लाख के करीबी होगा नवंबर से अक्टूबर में। और उसका एक और भी रीजन है कि यहाँ कंजम्पशन काफी कम हुआ है। तो होरे का होटल रेस्टोरेंट कैंटीन यहाँ मार्च महीने से बंद नहीं पड़ा है और अगले भी 3-4 महीने में ज्यादा खुलेगा नहीं। तो कंजम्पशन की डिमांड जो नॉर्मली 230 लाख की थी वो 210 लाख की करीबी रहने वाली है और इम्पोर्ट के बीच है। और इम्पोर्ट का सबसे जो है कम होगा पाम का, क्योंकि जो होरे का सेगमेंट में सबसे ज्यादा यूज पाम हो रहा है, तो वहां से डिमांड नहीं आ रही, इसलिए पाम का इम्पोर्ट कम होगा ऐसा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, ये आपने ओवरऑल बताया कि क्या अभी चल रहा है। लेकिन एक सवाल मेहता जी मेरा आपसे और होगा कि आपके हिसाब से अभी होना क्या चाहिए? आप लोग किस तरह की डिमांड गवर्नमेंट से कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर? नहीं, हमने तो बताया है पहले भी गवर्नमेंट को कि जो ड्यूटी है सॉफ्ट ऑयल 35% सोयाबीन सनफ्लावर पे तो 45 करनी चाहिए और सीपीओ पे जो 37.5 और 50% करनी जरूरी है, क्योंकि वी आर लिंकिंग विद एमएसपी। आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं, यदि आप एमएसपी बढ़ाए तो आप ड्यूटी के साथ में प्रोपोर्शनली बढ़ाना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री वो भाव से किसान के पास से माल ले सके। नहीं तो क्या होगा, कब ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी और एमएसपी बढ़ाएगा तो इंडस्ट्री बाई नहीं कर पाएगी और क्या होगा, सारे चीज जाएगी गवर्नमेंट के गोडाउन में और 2 साल में सट जाएंगे। तो एक तो ये बात गवर्नमेंट को बता रहा है कि भाई एमएसपी बढ़ाओ, अच्छी बात है, तो साथ में ड्यूटी प्रोपोर्शनली बढ़ानी चाहिए। दूसरा जो एक बड़ा इश्यू है हमारे सामने अभी आज जो हॉट डिस्कशन हो रहा है, ये है एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। लास्ट महीने में भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के दोनों ने की थी और एक कमेटी भी बनाई है कि भाई मस्टर्ड ऑयल में जो मिलावट हो रही है एडल्ट्रेशन ऑयल से कैसे रोके जाए। और इसके लिए हमने भी काफी सुझाव गवर्नमेंट को दिया है कि भाई क्या क्या करना चाहिए। रूट को क्या लग रहा है मुतेजी साहब कि जो आज लूज सेल है उसे सबसे ज्यादा बनावट है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टैक्स कमोडिटी है तो उसके आपका नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, बैच आ जाए, सारी चीजें आ जाएगी। तो अगर आपका सैंपल उठा तो आपको पकड़ सकते हैं। लूज में तो कोई लीगल सिस्टम की बाहर है। इसके लिए क्या जरूरी थी, जो पैकेजिंग ऑर्डर मेरे ख्याल 2003 में ड्रॉपसी के बाद में स्टार्ट किया था, वो फुल फोर्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एडिबल ऑयल को लूज में सेल नहीं करना चाहिए। अगर वो बंद कर दिया टोटली तो आज मिलावट के दौरान में काफी नरवाई कम हो जाएगा। वो एक अपना बड़ा काफी और भी हमें काफी सुझाव दिया है कि मस्टर्ड ऑयल में कैसे रुकावट कैसे मिलावट कम किए जाए, तो एक बड़ा इश्यू बन रहा है हमारे सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीवी मेहता आपका और डीएन पाठक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी चल क्या रहा है तिलहन को लेकर। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि ऐसे हालात में अभी फ्यूचर मार्केट में क्या ट्रेड लिया जाए, और ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ वंदना भारती हैं और साथ ही सुनील कुमार कटके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनील कटके जी, क्या करना चाहिए? सोयाबीन का मार्केट थोड़ा सा नीचे है, इस भाव पर क्या ट्रेड लेना आपके हिसाब से ठीक रहेगा? जी नमस्कार अमृत सिंह जी। मुझे लगता है कि प्राइसेस ऑलरेडी कल अच्छे करेक्ट हो चुके हैं
और एक छोटा सा पुल बैक हमें जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में जो माल का जो क्वांटिटी है वो कम होते जा रहा है। मतलब एक्सचेंज वेयर हाउस में डिपॉजिट्स बहुत कम है, तो एक प्राइस को सपोर्ट जरूर करेगा। और सप्लाई कंसर्न्स भी है आने वाले समय में, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है। और रेंज बाउंड के अगर हैसियत से देखें तो मुझे लगता है कि 3760 के रेंज में अगर आता है तो इंट्राडे में खरीदना चाहिए। 3720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले सोयाबीन में, और एक 3800 या 3820 तक का एक टारगेट जो है इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है सोयाबीन में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गिरावट पर खरीदे, लेकिन वंदना जी आपके हिसाब से ताजा भाव के आसपास क्या किया जाए सोयाबीन में? मुझे लग रहा है कि हल्की जो सेलिंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है थोड़ी, तो थोड़े से पॉइंट के लिए यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। 3780 के करीब सेल करना चाहिए, 3740 का टारगेट रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 3800 का होगा। और जिस तरीके से यूएसडीए की रिपोर्ट अभी सोइंग रिपोर्ट वगैरह ड्यू है, अभी आनी है, तो मेरे ख्याल से उससे पहले मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है और फिर एक कंसोलिडेशन मोड में मार्केट जो है वो जा सकती है। ओके, ठीक है। मस्टर्ड को लेकर वंदना जी आपका क्या आउटलुक है? सरसों में क्या ट्रेड लेना अभी ठीक रहेगा? मिथुन जी, काफी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बुल रन देखा था मस्टर्ड में, और 30% का हम लोगों ने एक साल के कंपैरिजन में जो रिटर्न है वो आते हुए देखा था। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नेफेड यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, स्टॉक्स को रिलीज कर रहा है, तो उसका सीधा साधा मतलब हम लोग देख रहे हैं कि असर जो है मस्टर्ड के प्राइसेस पे आ रहा है फ्यूचर्स में भी। मेरे ख्याल से सेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे अभी और हो सकती है, उसके बाद सेलिंग जो है वो रुक भी सकती है, क्योंकि क्रशिंग डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे के लिए यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए, 4625 के लेवल पे एक बार सेल करना चाहिए। और यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे मस्टर्ड में होगा वो 4515 रुपीज का होगा। तो मेरे ख्याल से 4500 से 4525 के बीच में एक कंसोलिडेशन फेज आ जाना चाहिए टेम्पररी यहाँ पे मस्टर्ड में, और एक जो सेलिंग साइड है वो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है 4515 रुपए को टारगेट करते हुए सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, और कैस्टर में वंदना जी, कैस्टर में क्या ट्रेड लिया जाए अभी? कैस्टर ने काफी अच्छा मूव दिखाया था मृत्युंजय जी, और काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड तो कैस्टर में नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से इतनी डिमांड नहीं आ रही है, ना ही और इंडस्ट्री से। और चाइना हम मेजर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे कैस्टर को, तो वो भी मार्केट अभी ब्लॉक है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कैस्टर में बाइंग है, लिमिटेड है, और 3925 पे बाइंग करना चाहिए, 4000 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 3890 का। ओके, ठीक है, ये बात हो गई एग्री मार्केट की। लेकिन अब हम बात करेंगे नॉन एग्री की, और खास करके गोल्ड की। तो कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, 65 रुपए नीचे है इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड, और 48,070 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कल 48,589 की नई ऊंचाई को गोल्ड ने टच किया था। तो कटके जी, अब आप ये बताएं कि गोल्ड में आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि गोल्ड के फंडामेंटल्स इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव ही हैं। जिस हिसाब से आईएमएफ ने भी फोरकास्ट दिया कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है तकरीबन 5% श्रिंक हो जाएगी आने वाले समय में, और जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी एज ए सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 48,000 और 48,080 के रेंज में बाई इनिशिएट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 47,900 का, और मुझे लगता है एक छोटा सा टारगेट 48,250 तक का इंट्राडे में देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड पर। वंदना जी, आप एग्री करती हैं सुनील से? आपको भी लगता है कि यही ट्रेंड रहेगा अभी गोल्ड में? मेजर ट्रेंड जो है मृत्युंजय जी, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल बुल रन है यहाँ पे, और कंटिन्यू भी रहेगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट आज के दिन में थोड़ी सी डीप हो सकती है, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स डेटा है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। लास्ट टाइम ये काफी नेगेटिव था, और प्लस जीडीपी डेटा भी है यूएस का, और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे जो अपसाइड है वो देखने को भी फिलहाल मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि करेक्शन आएगा भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आएगा, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा। इंट्राडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं 48,075 के करीब। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना होगा, क्योंकि मेजर ट्रेंड जैसा सुनील बता रहे हैं यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप का ही है, और टारगेट जो है 47,850 के करीब रखना चाहिए। और इसके लिए जो स्टॉप लॉस ट्रेड करना होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा बन रहा है 48,250 का। तो मेरे ख्याल से थोड़े से पॉइंट के लिए सेलिंग करके चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि मेजर ट्रेंड अभी अप का ही है। ओके, मेजर ट्रेंड अभी तेजी का है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चूंकि मार्केट काफी बढ़ चुका था,
तो जब भी बाजार में कोई बड़ी तेजी आती है तो एक करेक्शन हायर लेवल से आता है, वही एक करेक्शन आपको छोटा सा दिख रहा है जो मार्केट में इस वक्त गिरावट दिख रही है। अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी में इस वक्त करीब करीब 130 रुपए की नरमी है और भाव 47,655 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी क्या किया जाए सुनील जी, क्या चांदी में भी आज गिरावट बढ़ सकती है? और जो करंट मार्केट प्राइस हम देख रहे हैं 47,655 के आसपास का, क्या इस भाव पर शॉर्ट करके चलना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, थोड़ा चांदी जो है रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि कल हमने ऑलमोस्ट 1,000-1,200 रुपए का गिरावट देख लिया है और गोल्ड के प्राइसेस से थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है चांदी को भी देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सारे इकोनॉमीज जो है फिर एडिशनल स्टिमुलस पैकेज के बारे में भी बात कर रही हैं, जिससे थोड़ा बहुत बेस मेटल को भी सपोर्ट मिलेगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जो है 47,600 47,500 के रेंज में देखने को जरूर मिल सकता है। अगर इंटरडे पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए तो टेक्निकली मुझे लग रहा है $17.50 के आसपास का एक सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाई किया जा सकता है। तो इंडियन टर्म में 47,600 के रेंज में बाई करें और जो सपोर्ट लेवल है 47,300 का, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 48,000 से लेकर 48,200 तक का इंटरडे का एक रेंज देखने को मिल सकता है। ओके, वंदना जी, आपके हिसाब से अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहा हो चांदी में तो उन्हें क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं बाई साइड नहीं रहना चाहूंगी चांदी में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है नियर अबाउट 47,300 और के करीब, वहां पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। और सुनील जी जैसा बता रहे थे, बिल्कुल स्टिमुलस जो है कह सकते हैं कि फिर से आने की उम्मीद है। फिच ने भी कहा है कि इंडिया भी स्टिमुलस ला सकता है, तो इसके जो अल्ट्रा लूज मनी है ये हमेशा यहाँ पे एक बाइंग साइड देंगे गोल्ड को, और उसका जो फायदा है यहाँ पे चांदी को भी मिलेगा। साथ में बेस मेटल्स में भी मोर ओवर हम अपसाइड देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर एक सपोर्ट दे रहे हैं। और 17.5 डॉलर जो है सही में अच्छा एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक मैं बाइंग साइड में रहना प्रेफर करूंगी। ठीक है, तो ये रहा है आपकी चांदी पर कि चांदी में आपको क्या करना है। तो बाइंग की कॉल यहां पर दी जा रही है इंटरडे के लिए भी, आगे के लिए भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट अगर हम देखें तो एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल आज करीब करीब 38 रुपए नीचे है, 2,857 का लेवल यहां पर दिख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अगर हम देखें हैं तो वहां पर इस वक्त नाइमेक्स क्रूड करीब करीब 0.25% नीचे है और ब्रेंट क्रूड का भाव भी करीब करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड को लेकर के कटके जी आपका क्या व्यू है, यहां पर क्या ट्रेड लेना अभी ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि कल के इन्वेंट्री डेटा में भी 1.44 मिलियन बैरल का सरप्लस हमको दिखाई दिया। ये थर्ड स्ट्रेट वीक है जहां पे इन्वेंट्री जो है हमें हाई देखने को मिला है और शेल आउटपुट भी बड़ा है और डिमांड कंसर्न्स तो है ही। जिस हिसाब से जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्लोबल पार्ट्स में फिर से लॉकडाउन इनिशिएट होने के चांसेस हैं, जिससे सप्लाई जो है बढ़ने की उम्मीद है और इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी। ऑलरेडी यूएस के पास 539 मिलियन बैरल का एक बड़ा इन्वेंट्री जो है खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस पे प्रेशर बना रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो WTI क्रूड का प्राइस है वो $35 के करीब जो है स्टेबल हो सकता है, जो कि करंटली 37.85 $38 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव या तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि सेल इनिशिएट करना चाहिए। तो आज के लिए मुझे लगता है हाजिर भाव में 2,880 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 2,920 का, और 2,800 तक का इंट्राडे लेवल्स देखने को मिल सकता है एमसीएक्स पे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 2,800 रुपए तक इंट्राडे में एमसीएक्स पर कच्चा तेल आ सकता है। वंदना जी, आपको भी लगता है कि कच्चे तेल में आज के लिए गिरावट और बढ़ सकती है? जी मृत्युंजय जी, बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये सेकेंड राउंड ऑफ वेव देख रहे हैं हम कोरोना का यहाँ पे, और लॉकडाउन फिर से बहुत पार्ट्स में वर्ल्ड के इंप्लीमेंट होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है मृत्युंजय जी कि ओपेक ने जितनी कंप्लायंस थी मई में उसको फुलफिल किया नहीं था। उन्होंने बोला था कि आगे हम इसको फुलफिल करेंगे। तो सप्लाई साइड जो है वो यहाँ पे काफी हेफ्टी स्टॉक पोजीशंस पे बैठी हुई है यहाँ पे दुनिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा कैप रह सकता है सेलिंग, इसलिए क्योंकि जो रेट काउंट्स है वो कम है और डेटा थोड़ा सा इंप्रूव होने की उम्मीद है। और $40 से ऊपर होना, टिके रहना क्रूड के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर WTI के लिए। तो मेरे ख्याल से $33 से $40 का एक रेंज या $41 का एक रेंज हो सकता है क्रूड के लिए शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे मुझे गिरावट लग रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार 2865 के लेवल पर सेल करना चाहिए, 2820 का टारगेट रखना चाहिए।
तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2885 रुपीज का। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या किया जाए कटके जी? क्या एनजी में नेचुरल गैस में आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि टेक्निकल फ्रंट पे देखें तो सारे सपोर्ट लेवल्स टूट चुके हैं, बॉटम आउट हो गया है, बट मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा और नीचे लेके जा सकता है, क्योंकि डिमांड में अभी भी कंसर्न्स हैं नेचुरल गैस फ्रंट पे, फिजिकल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 115 से 112 का लेवल हमें एमसीएक्स पे जरूर देखने को मिल सकता है। तो एक बार 120 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए, 122.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 115 और 112 तक का डे में टारगेट किया जा सकता है नेचुरल गैस में। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बेस मेटल की, और मेटल मार्केट को देखें तो यहां पर भी कोई बड़ा एक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं, और मेटल में भी लगातार एक रेंज का ही ट्रेड हो रहा है। तो मेटल को लेकर के आपका क्या आउटलुक है वंदना जी, और आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है? मृत्युंजय जी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्रूड में भी एक गिरावट है और उसका असर जो है हम एक बार एल्यूमिनियम पे आते हुए देख सकते हैं। इसकी कोशिश करी थी एक बार 135, 136 के लेवल से ऊपर जाने की, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस इसने फेस करा है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसमें एक सेलिंग आ सकता है कमोडिटी में। 132.5 के लेवल पे सेल करना चाहिए, 130 का टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस उसके लिए लगाना होगा 133.5 रुपीज का। ठीक है, आपका क्या व्यू है कटके जी ओवरऑल मेटल के ऊपर? क्योंकि आज सारे के सारे मेटल लाल निशान में है, हालांकि गिरावट बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई भी मेटल हरे निशान, सिर्फ जिंक में मामूली बढ़त है, लेकिन उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो एल्युमिनियम, लेड, निकल का जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉपर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे दबाव में है। क्या किया जाए अभी इसमें? जी मुझे लगता है कि कॉपर में एक तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। जो जुलाई का वायदा है वो 450 के रेंज में अगर आता है तो इनिशिएट करना चाहिए बाई साइड में, क्योंकि एलएमई पे 5700 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डॉलर टर्म में प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो वो सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कॉपर 5887 इज द करंट प्राइस एट एलएमई। तो ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटता है तो कॉपर थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। इसमें एक जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो स्टिमुलस पैकेजेस की जो इनफ्लो आ रही है उससे जरूर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो आउटसाइड चाइना का जो डिमांड सिनारियो है वो उतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि चाइना एक मेजर ड्राइवर है और उसने ऑलरेडी जो कोरोना का जो सेकेंड टर्म का जो इश्यूज था उन्होंने बोला कि ये कंट्रोल में आ गया है फिर से, तो बेसिकली इसमें प्राइसेस जो है यहाँ पे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है डे पर्सपेक्टिव से जुलाई कॉपर में 450 के रेंज में बाई करना चाहिए, 447 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 458 तक का एक बार लेवल देखने को मिल सकता है कॉपर में। ठीक है, और करेंसी को लेकर कटके जी आपका क्या व्यू है? डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप क्या देख रहे हैं? जी मुझे लगता है कि रुपया अभी अगर लास्ट 2 या 3 दिन की बात करें तो तकरीबन 60-70 पैसा अप्रिशिएट हुआ है। वो पॉजिटिविटी मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के सर्वाइव होगी। मुझे लगता है रुपया जो है 75.5 और 76.5 के रेंज में मेंटेन करेगा आने वाले समय में, क्योंकि इवन इंडियन जीडीपी का भी जो ग्रोथ रेट है वो और कम किया गया है, तो उससे मुझे लगता है कि रुपये थोड़ा और डिप्रिशिएट हो सकता है। एक्चुअली हमने ईयरली फोरकास्ट ये बताया है कि रुपये हो सकता है 78 से 79 के लेवल तक छू जाए साल के अंत तक। तो मुझे लगता है 75.5 के रेंज में अगर आता है तो डॉलर में अगेन एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है और रुपया वीक होकर 76.5 और 77 तक का हमको नजर आ रहा है आने वाले 2-3 महीने में। जी ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली कॉल वंदना जी। मृत्युंजय जी, गोल्ड में सेल करके चलना चाहिए, 48,075 रुपीज पे सेल करना चाहिए, 47,850 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,250 का। आपकी कॉल कटके जी। कॉपर की जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 450 के रेंज में बाई इनिशिएट करना चाहिए, 447 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 458 तक का टारगेट करना चाहिए। आपकी आखिरी कॉल। मृत्युंजय जी, कैस्टिव में यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, 39.25 पे बाय करना चाहिए, 4,000 का टारगेट यहाँ पे लगाना होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 38.90 का। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है।
हमारे देश में भी उद्योग जगत परेशान है। सरकार ने इनको राहत देने के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को मिले पैकेज से घरेलू कंपनियों को कितनी राहत मिलेगी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये किस तरह परफॉर्म करेंगी, इन सभी मुद्दों पर देखिए जी बिजनेस और एसएपी की खास पेशकश। एसएपी सफायर में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की खास बातचीत इस शनिवार यानी 27 जून को रात 8:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर।